नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी के मामले में जयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जयपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक शख्स निजी कंपनी का डायरेक्टर है, जबकि दूसरा दलाल है। पुलिस ने पहली बार किसी दलाल को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि गिरफ्तार दलाल बांग्लादेश से मरीज और डोनर लाने का काम करता था। एक दलाल की गिरफ्तारी के बाद से बाकी की तलाश में पुलिस जुट गई है। जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में मानव तस्करी और अंग प्रत्यारोपण के संबंध में मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में अब तक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह, फोर्टिस अस्पताल के अंग प्रत्यारोपण कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह, गिरिराज शर्मा, बांग्लादेशी नागरिक नरूल इस्लाम, मेहंदी हसन शमीम, मोहम्मद एहसानुल कोबीर, इसके अलावा मोहम्मद आजाद हुसैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों से की गई पूछताछ में पता चला है कि मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फोर्टिस अस्पताल ने मेड सफर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ अंग प्रत्यारोपण के लिए डोनर और मरीज लाने का एमओयू कर रखा था। धोखाधड़ी और मानव तस्करी के जरिए मानव अंगों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। कौन कौन लिप्त है, क्या क्या कार्रवाई हुई है, इस पूरे मामले में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। किस तरीके से इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई हुई है, तो इस पूरे मामले को लेकर हमारी सहयोगी हर्षा जी ने बातचीत की है एडिशनल ऑफिसर से। क्या कुछ इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई हुई है, जानते हैं उनसे। फेक एनओसीज के जरिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो रैकेट जयपुर में एक तरह से चल रहा था, पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने तफ्तीश की और अब जयपुर कमिश्नरेट जयपुर पुलिस के पास है। इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर पुलिस ने एक कंपनी के जो डायरेक्टर और उसके जो कर्मचारी हैं उनको पकड़ के लाई है और वो पूरी कंपनी जो है कहीं ना कहीं एमओयू करके एक तरह से ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रही थी। मेरे साथ है कैलाश चंद्र बिश्नोई। कैलाश जी, इसमें क्या मामला है और कैसे सामने आया है? आप कैसे कंपनी तक पहुंचे और मोडस ऑपरेंडी प्राइमा फेसी क्या प्रतीत होती है? जी, इसमें जब ये प्राइमरली मीडिया में जब ये केस हाईलाइट हुआ था, अपने एक फेक एनओसी बनाने के आधार पे बेसिकली एसीबी के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी। उस टाइम पे इस नेक्सस को स्टडी करते हुए एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी हमारे द्वारा जवाहर सर्किल थाना में, जो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी फॉर मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए, ट्रैफिकिंग फॉर दिस किडनी ट्रांसप्लांटेशन। उस एफआईआर को दर्ज करके हमने प्राथमिक तौर पर अनुसंधान में जो डोनर और रेसिपिएंट जो बांग्लादेश के निवासी थे उनको गिरफ्तार किया, उनसे अनुसंधान किया। तो हमारी एक सेकंड स्टेज डेवलप हुई जिसके अंदर हमने फेक एनओसी बनाने वाले और जो इन हॉस्पिटल्स में किडनी कोऑर्डिनेटर का जो रोल अदा कर रहे थे, वो सेकंड स्टेज में हमने उनको अरेस्ट किया। उनके फर्दर इंटेरोगेशन के अंदर हमारे सामने आया कि कुछ एक दिल्ली गुड़गांव बेस्ड एक फर्म है, कंपनी है, जिसके साथ एक एमओयू बना रखा है इन्होंने फोर्टिस और ईएससीसी हॉस्पिटल ने। और प्राइमा फेसिली उस एमओयू की मंशा ये रही थी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनको डोनर रेसिपिएंट उपलब्ध कराएं। बट वो एक दलाली का काम करते हुए बेसिकली ये डोनर और रेसिपिएंट ला करके यहाँ उपलब्ध कराए गए और जिसके थ्रू इन्होंने ये पूरा अपराध को अंजाम दिया गया। तो उस कंपनी के डायरेक्टर सुमन जाना को और उसका जो एक मेन एम्प्लॉय था जो बेसिकली फोर्टिस में अधिकतर डोनर रेसिपिएंट को ला करके ये एक गलत काम इन लोगों ने कराया, वो सुखमय नंदी, इन 2 लोगों को कल बंगाल से हमारी टीमों के द्वारा ला करके गिरफ्तार किया गया है और अभी इनसे अग्रिम अनुसंधान किया जा करके अन्य आरोपियों की भूमिका तय करेंगे। जो अगर हम कहते हैं कि ये कंपनी चला रहे थे, तो क्या इट वाज अ बिग कंपनी, लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ कंपनी ऑपरेटिंग आउट ऑफ सम प्लेस, या एक्चुअली दे वर जस्ट दलाल, दे वर टाउट्स? इसमें अभी तक का जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इनकी कंपनी के प्रति हुआ है उसके अंदर कंपनी सिर्फ कागजों में स्थापित है ये, और कोई दूसरा इसका कोई रोल नहीं है। बट उस जो दलालों का जो सिस्टम था जिससे बेसिकली ये चीज़ लीगलाइज कर सकते थे, उसके लिए एक पेपर वर्क किया गया प्रतीत होता है। आगे अब चूंकि डायरेक्टर को अरेस्ट किया है तो इससे इंटेरोगेशन में काफ़ी चीज़ें हमारे निकलेंगी। बट प्राइमा फेसी हम इसको एक फेक मानते हैं कि भाई अपने एक बचाव में एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसकी मंशा कानून के विपरीत है और जिसकी मंशा अपराध में शामिल होने की है। इसमें एक चीज़ और है कि जो जिन लोगों को पकड़ा है, जैसे रेसिपिएंट और डोनर दोनों को साथ लेके आ रहे थे, बांग्लादेश के कुछ लोग थे, कहीं और इन्होंने किसी और के साथ भी एमओयूज किए हैं? इस कंपनी के अभी तक 2 एमओयू सामने आए हैं, एक फोर्टिस के साथ है और एक ईएससीसी के तहत है। फोर्टिस वाले पर्टिकुलर केस में ये अरेस्ट हुए हैं।
इनसे डिटेल इंटरोगेशन में पता चलेगा कि और किन किन हॉस्पिटलों के साथ में इस तरीके से ये सर्विसेज उपलब्ध करा करके इस गैर कानूनी कृत्य में शामिल हुए हैं। तो अगर आपने एमओयू एक बार पढ़ा है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या आपको लगता है कि इट वाज लाइक, जैसे आप कह रहे हैं एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था एक क्रिमिनल लायबिलिटी को अवर्ट करने के लिए? हाँ, बेसिकली ये दो फर्म्स के बीच में एक ये एमओयू है जो बेसिकली मैंने जैसे बताया ना कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किसी को आवश्यकता है बेसिकली, तो उसमें डोनर और रिसिपिएंट से संपर्क करके वो इन हॉस्पिटल को उपलब्ध कराने के लिए एक एमओयू किया है। इट्स अ काइंड ऑफ ए फैसिलिटी अवेलेबिलिटी। तो लीगल टर्म्स में तो ये चीज़ थी कि भाई मेडिकल फैसिलिटी नीडी व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए ये एमओयू है। बट ऑफ लेट जो इनकी एक्टिविटी थी वो थी बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। हाउ मच मनी वाज बीइंग एक्सचेंज्ड फॉर दिस? कितना आपको अंदाजा क्या है? एग्जैक्टली माइन्यूट डिटेल्स इस वक्त उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, बट जो रफ अमाउंट जो बातचीत में इनसे प्राथमिक बातचीत में सामने आया वो 25 से लेकर के 40-50 लाख के बीच में रिवॉल्व करता है प्रत्येक किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें समझा रहे थे कि किस तरह से ये जो कंपनी है ऑपरेट कर रही थी। एमओयू तैयार किया था, उसमें मकसद ये बताया गया था टू हेल्प नीडी पेशेंट्स, लेकिन बड़ी रकम लेकर इस तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा था फेक एनओसीज के जरिए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये भांडाफोड़ हुआ है। डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल हैं, भावना जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ अनिल कुमार जी जुड़ेंगे, राजीव अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर यह बड़ा फर्जीवाड़ा जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे सहयोगी राहुल भारद्वाज भी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राहुल के पास ही चलते हैं और जरा इस पूरे मामले को लेकर राहुल, हम एनडीटीवी राजस्थान पर लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अब तक इस पूरे मामले को समझने की हम कोशिश करें तो एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और कई ऐसे नाम भी सामने आ चुके हैं, कई सरकारी अस्पताल भी इसमें लिप्त हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करें तो एक बड़ी लापरवाही है जिसको लेकर एक्शन लेने की जरूरत है। राहुल, बिल्कुल एक्शन और लिया भी जा रहा है। एक्शन लेने की ज़रूरत हमेशा इस तरह के मामलों में रहती है और अच्छी बात है कि एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के काम कर रही हैं, लेकिन ये बेहद ही सेंसिटिव इशू है और कई सालों से देखिए 1962 से भारत के अंदर जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट वो ये जारी है और उसके बाद में जाकर के इसको जब लीगलाइज किया गया और जब इसका पूरा एक व्यवस्थित ढंग से एक्ट बनाया गया जिसका नाम भी है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज 1994 का जो एक्ट है वो भी बनाया गया। तो प्रोसीजर जो है वो चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोसीजर से इतर कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज भी हैं जो कि दशकों से पूरी दुनिया के अंदर होती आई हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में खासतौर पर बांग्लादेश बॉर्डर से इस तरह की खबरें पहले भी सामने आती रहीं। तो ये क्यों अब इतने बड़े रूप में सामने आ रहा है और कितने लोग इससे इफेक्टेड हैं? क्या ये हमेशा से होता हुआ आया जैसे कि मैं कह रहा था, या फिर अभी बीते कुछ सालों से इसमें बढ़ोतरी हुई है? मुझे लगता है इन तमाम सवालों के जवाबों पर हम लोग भावना जगवानी हमारे साथ हैं, ट्रस्टी हैं मोहन फाउंडेशन की। आप मैम, स्वागत है आपका। आप ही के पास सबसे पहले आते हैं। इस तरह के पहले भी तमाम मामले आपके पास आते रहे होंगे, लेकिन अब जो ये बड़े स्केल पर चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़रा आप अगर डिटेल में बता पाएँ ये पूरा जो नेटवर्क है किस तरीके से मैम आपके पास अगर कोई पहले भी रिपोर्ट्स आई होंगी तो कैसे ये काम करता है और जो इफेक्टेड लोग होते हैं उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत की बात है? जी, I just wanted to say as Mohan Foundation NGO we have been working, हम 1997 से मोहन फाउंडेशन इस फील्ड में काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि ये कैडवर या डिजीज डोनेशन में हम बढ़ावा दे, तो फिर ये जो रैकेट हो रहा है लिविंग किडनीज की वो बंद हो जाएगी। जैसे लोगों को अगर रोटी नहीं मिलती है खाने की तो वो दूसरों से छीन के लेते हैं। तो यहाँ पे इन अ क्रूडर मैनर आई वुड से कि यही हो रहा है, क्योंकि गरीबों के पास पैसे नहीं है, वो अपनी किडनी बेचना चाह रहे हैं और अमीरों को किडनी चाहिए तो वो खरीद लेते हैं। तो अगर हम रोज का रोज अगर जो हम 100 किडनियां समझो जयपुर में ही जला के राख कर रहे हैं, किस जो एक्सीडेंट डेथ्स होती है, अगर हम उन्हीं को ही टर्न अराउंड करें, उनको जैसे इस
टाइम पे हम प्लास्टिक रिसाइकिल कर रहे हैं, वुड रिसाइकिल कर रहे हैं, सब कुछ रिसाइकिल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम किडनीज को भी रिसाइकिल कर लें, हम उनको जला के राख कर दें। तो कहीं ना कहीं हमको एक सिस्टम ठीक से बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जैसे आज ये वोटिंग का दौरान चल रहा है, तो वोटर्स के लिए एक सिंगल विंडो करके सब कुछ इजी कर दिया है, क्योंकि इट बेनिफिट्स द पॉलिटिशियंस, इट बेनिफिट्स द कंट्री। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पूरा जिस तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज हो रही हैं और जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरी व्यवस्था है, उसमें कुछ लूप होल्स हैं जिनको अगर ठीक कर लिया जाए, तो जिस तरह की आप सिंगल विंडो उसकी बात कर रही थी, तो काफी चीजें, क्योंकि इतना दर्द होता है। आप अगर देखो वो पेशेंट्स जिनको जरूरत है किडनी की, लिवर की, हार्ट की, वो तड़प रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं से मिल जाए। रोज हम जला के राख करें, क्यों ना हम सिस्टम ऐसे बनाए कि वो रिसाइकल हो जाए, तो किसी को वेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को और किसी के अंग की चोरी नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और लेकिन मैम बड़ी बात ये भी है कि एक तो पहले से ही जो कि ऑर्गन की डिमांड ज्यादा है, और अगर ऐसे बहुत स्पष्ट आंकड़े भी हमारे सामने नहीं है कितने लोगों के ऑर्गन्स जो है निकाले गए हैं, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा तो मिलता नहीं है। हाँ, ये आंकड़ा जरूर है कि कितने लोगों ने ऑर्गन की नीड के लिए अप्लाई किया है, तो वो अगर हम देखें तो पूरा तो नहीं हो पा रहा है। कुलदीप अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, वो जो रिक्वायरमेंट है वो लीगल तौर पे तो पूरी नहीं हो पा रही है, और इलीगल तौर पर फिर इसको पूरा सर्कुलेट किया जाता है, पूरा ये एक तरीके से नेटवर्किंग चल रही है। तो एक तरफ तो डिमांड ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, उसको मान सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी कम है तो इतने बड़े स्तर पर अगर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो फिर ये ऑर्गन जा कहाँ रहे हैं? देखिए, एक्चुअली में क्या है, गवर्नमेंट को इसमें पहल करनी पड़ेगी, और जैसा कि मैम ने बोला कि एक हमें विंडो क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर जो भी ब्रेन डेड पेशेंट है, जो कि देखिए आप जानते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट हैं, ठीक है ना, वो पेशेंट्स को जब भी वो अगर बाय द चांस आईसीयू में हैं और अगर उनके ऑर्गन्स करेक्टली फंक्शन कर रहे हैं, वहां से अगर हम उनको, उनकी रिलेटिव्स को अगर हम मोटिवेट करते हैं और एक सिस्टम डेवलप करते हैं, तो वहां से हम पेशेंट के रिलेटिव्स को, जो ब्रेन डेड पेशेंट है, उनको काउंसिल कर सकते हैं, और वहां से जो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक प्रॉब्लम है उसको जो है थोड़ा कहीं ना कहीं पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, आपसे मेरा ये भी सवाल होगा कि जिस तरीके से इलीगल तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, इसके आंकड़े हालांकि स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश की जाए तो इसमें अस्पतालों की भूमिका क्या है और इसको कम करने में अस्पताल की भूमिका कितनी हो सकती है। चूंकि फर्जीवाड़े की भी इसमें सामने आ रही है बातें, दलाल हैं जो कि बिचौलिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और पैसे की लेन देन भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हो रहा है, तो ऐसे में अस्पतालों की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है ताकि इलीगल ट्रांसप्लांट को रोका जाए। हाँ, अस्पतालों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, कोई भी ट्रांसप्लांट जो है, जब तक कमेटी से क्लियरेंस नहीं मिलता है, तब तक उसके अंदर जो है ट्रांसप्लांट में गो अहेड नहीं कर सकते। जो भी ट्रांसप्लांट के अंदर नेफ्रोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और सर्जन्स होते हैं, वो कभी भी जो है कमेटी टीम का पार्ट नहीं होते हैं। तो क्लियरेंस जो है एक दूसरी कमेटी देती है, जो हर हॉस्पिटल के अंदर बनाई होती है। कुछ जगह पे इंटरनल कमेटी होती है, कुछ जगह पे एक्सटर्नल कमेटी होती है। कुछ केसेस में हमें इंटरनल परमिशन मिल जाती है, कुछ में एक्सटर्नल। तो हॉस्पिटल्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उनका पूरा का पूरा भूमिका है इसके अंदर। अगर कहीं पे भी लूप होल आता है, यानी कि जो पूरी कमेटी है वो इन्वॉल्व है, और इसीलिए वो जो है परमिशन दे रही है ट्रांसप्लांट के लिए, तो कमेटी के अंदर सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, और उसके बाद में जब रिलेशन प्रूफ हो जाता है, तभी उसके बाद में कमेटी गो अहेड करती है, और उसके बाद में जो ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो आगे बढ़ते हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता सोमू आनंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमू के पास चलते हैं और जरा जानते हैं कि राजस्थान में सिर्फ जयपुर से जितने मामले अब तक निकलकर सामने आए हैं, कई ऐसे अस्पताल हैं जिनका नाम सामने आ चुका है और कई ऐसे लोग जो इसमें संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर अब तक की बात की जाए तो इस पूरे मामले में क्या अपडेट है और आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कल सबसे ताज़ी 2 गिरफ्तारियां जो है वो हुई हैं पश्चिम बंगाल से, और अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है उन्हें। ये एक कंपनी चलाते थे और इस कंपनी का काम था कि ये खासतौर पे जो नॉन मेडिकल जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करते थे, जो रिसीवर होते थे और जो डोनर होते थे उन दोनों को। और उसके साथ साथ इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस था जिसके जरिए ये बांग्लादेश के मरीजों को टारगेट करते थे और उनसे बड़े पैमाने पर राशि जो है वो 20 से 25 लाख रुपए की राशि उनसे लेते थे
और जो डोनर होता था उसे 2 लाख से 4 लाख रुपए तक की अधिकतम राशि देते थे। अब इन दोनों आरोपियों को जो जयपुर पुलिस है उसने 4 दिनों की रिमांड मिली है जयपुर पुलिस को इन दोनों आरोपियों को। अब पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें जो पैसों का बंदरबांट होता था वो किस किस स्तर पर होता था। और ये तो स्पष्ट है कि जो अलग अलग हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं उनसे इनके जो मिलीभगत है वो थी। इसके अलावा और कौन लोग इसमें शामिल हैं यह जानने की कोशिश भी अपनी जांच में अब जयपुर पुलिस करेगी। लेकिन कई सारे सवाल जो हैं इस पूरी प्रक्रिया में उठ रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग और उन्होंने जो कमेटी बनाई थी, देखिए 3 अप्रैल को एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी का काम था कि वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगी। और क्यों कमेटी की बैठक जो कि एनओसी देने के लिए अधिकृत कमेटी थी उसकी बैठक 1 साल तक क्यों नहीं हुई, उसके अलावा क्या नई एसओपी तैयार हो सकती है, और उसके अलावा जो 12 अस्पताल जिनको ये लाइसेंस था उसके रिकॉर्ड खंगाल करके उसका पूरा विवरण देना था उस कमेटी को 15 दिनों के अंदर। लेकिन अब देख रहे हैं हम कि करीब 1 महीने का वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी भी वो कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है। और इस हमारे जो सूत्र हैं वो यह भी बता रहे हैं कि अभी उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जमा करने में और लंबा वक्त लग सकता है। तो ये भी है कि जब इतना गंभीर मामला है उसमें 15 दिनों के अंदर वो रिपोर्ट देनी थी, तो रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं सौंपी जा चुकी है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद एसएमएस प्रशासन जो है जिसके लोग इसमें खास तौर पे उस कमेटी में शामिल थे जिनको एनओसी देनी थी, उन पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए अखबारों में लगातार ये खबरें और हम भी लगातार ये खबरें अलग अलग तरह से दिखाते थे कि किस तरह से ट्रांसप्लांट जो है वो अलग अलग अस्पतालों में हो रहा है। तो उस कमेटी के किसी सदस्य को इस बात की जानकारी कैसे नहीं मिली कि बिना उनकी एनओसी के जिसको देने के लिए उनको अधिकृत किया था उनकी परमिशन की बगैर अभी तक किस तरह से ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब आने वाले दिनों में जो खासतौर पे पुलिस भी जांच कर रही है। और इसका जो मॉनिटरिंग एंगल है जिसमें किस तरह से जो लोक सेवक हैं उनकी संलिप्तता है उसको लेकर के एसीबी भी जांच कर रही है, गुड़गांव पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है और स्वास्थ्य विभाग की जो कमेटी है वह भी जांच कर रही है। तो अलग अलग तरह की जो एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना है कि अंततः यह मामला जो है वो किस तरह से खुलता है और इसमें कितने और लोगों की संलिप्तता सामने आ पाती है। बिल्कुल सोमू, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अगर हम समझने की कोशिश करें तो धीरे धीरे तमाम ऐसे नाम सामने आ रहे हैं इस पूरे लिस्ट में और कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है जो इसमें संलिप्त हैं। पहली बार एक बड़ी सफलता हाथ लगी है कि किसी दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अब इससे कई बड़े कनेक्शन भी सामने आएंगे, क्योंकि एक के बाद एक पूछताछ में भी कई बड़ी जानकारी हासिल होगी जिससे पूरे इस ग्रुप का भांडाफोड़ होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ बताया गया है? क्या कोई पूछताछ में अहम सुराग हाथ लगे हैं, कोई जानकारी हाथ लगी है कि कितने लोग इसमें और जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए 4 लोगों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई थी। ये कंपनी फरीदाबाद में रजिस्टर्ड की गई थी और उसके बाद इसका एमओयू जो है वो दिसंबर महीने में 2023 में हुआ था फोर्टिस अस्पताल के साथ। और ये क्या करते थे कि बांग्लादेश से उन मरीजों को ये टारगेट करते थे जिनको किसी भी तरह के ऑर्गन की जरूरत होती थी और उनसे बड़ी मोटी रकम जो है वो वसूलते थे वीजा के लिए और बाकी जितने सारे असिस्टेंस हैं वो ये प्रोवाइड करते थे उन सभी मरीजों को। यह इनका काम होता था। इसमें ये बिल भी देते थे, लेकिन बिल की राशि जो है वो 7 से 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए के आसपास की होती थी, ऐसा बता रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर करीब 20 से 25 लाख रुपए ये उन लोगों से लेते थे, ऐसा बहुत सामने आया है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे ये लोग। 4 लोग इसमें शामिल थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फोर्टिस अस्पताल में ने और भी जो 2 कंपनियां हैं विदेशी कंपनियां, उनके साथ भी उन्होंने हांगकांग और कंबोडिया की कंपनी बताई जा रही है जिसके साथ एमओयू किया था और वहां से भी मरीजों को भेजा जाना था। और जिस तरह का असिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रहे थे, मैड शफर कंपनी प्रोवाइड कर रही थी, उसी तरह का असिस्टेंस जो है वो कंबोडिया और हांगकांग की कंपनी को भी प्रोवाइड करना था। हालांकि उन दोनों कंपनियों की ओर से क्या ऐसी कोई चीज सामने आई है ये अभी जांच में स्पष्ट हो पाएगा। उन दोनों कंपनियों के बारे में साफ तौर पर यह पता नहीं चल पाया है कि उनका मॉडस ऑपरेंडाई क्या था, क्या वे भी गलत तरीके से अवैध तरीके से पैसे लेते थे मरीजों से, ये साफ नहीं हुआ है। लेकिन इस कंपनी मैड सफर कंपनी की भूमिका जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है कि ये पूरा एक रैकेट चलाते थे जिसमें रिसीवर और डोनर दोनों को ये लाते थे, यहाँ पर फर्जी तरीके से अवैध तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम यहाँ पर कराया जाता था। ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दूसरे पैनलिस्टों की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ अब अनिल कुमार गोथवाल भी जुड़ गए। आप फॉर्मर आरपीएस अधिकारी हैं सर, स्वागत है आपका भी। साथ ही साथ राजीव अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव अरोड़ा जी चेयरमैन हैं जयपुर सिटीजन फोरम के। तो इस चर्चा में ज़रा और थोड़ा दिलचस्पी ऐड करते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं लोगों के अनुभव से
और जानने का प्रयास करते हैं कि ये इतना बड़ा नेटवर्क, जो कि सबसे पहली बात तो ये है अनिल कुमार गोथवाल साहब कि ये कोई हैरानी वाला विषय तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि इस तरह की लीगल एक्टिविटीज हुई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे नेक्सस को क्रैक करने में पुलिस ने, जिस तरह शिवानी ने जिक्र किया, एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपके अनुभव में भी सर इससे पहले भी इस तरह के मामले आए होंगे, जब एक बड़ा सुराग हाथ लगता है, एक बड़ा बीच का नेटवर्क का एक व्यक्ति हाथ लगता है, तो पुलिस यहां से कितनी सफलता की अपेक्षा हम कर सकते हैं? नहीं, इसके अंदर सफलता तो देखो, एक जो फर्जी एक कंपनी बनाई गई थी फरीदाबाद के अंदर, उसका सिर्फ पेपर के ऊपर है, क्योंकि उनको एक्ट के अंदर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है उसके अंदर ये प्रोविजन दिए हुए हैं सिंपल के डोनर और रेसिपेंट जो है उनके बीच ब्लड रिलेशन होना चाहिए, यानी वो उनका रिश्तेदार होना चाहिए, वो ही उनको ऑर्गन, या फिर जो दूसरे मामले हैं कि जिसको कोई एक्सीडेंट में है या कोई इस तरह से ब्रेन हेमरेज या डैमेज हो गया है, वो किसी को दे सकता है। ये एक दो चीजें हैं, तो ये डिमांड एंड सप्लाई का है। तो इसके लिए एक सरकार ने एक्ट बना दिया कि भाई किसी को आवश्यकता है और ये रिसाइकल हो जाए, मानव अंग किसी के व्यक्ति के काम आ जाए, तो वो एक पवित्र काम है, इसलिए एक्ट बनाया। एक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस डाल दी। अब उस कंडीशंस को कैसे ब्रेक वो करें, क्योंकि मिलते नहीं है। फैमिली वाले तो, रिलेशंस वाले तो, उनके तो ऑपरेशन हो रहे हैं और उनका सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो है जब डिमांड ज्यादा है लोग बागों को, तो इन्होंने एक फर्जी फेक कंपनी खोली उस एक्ट के आधार के ऊपर, और वहां फरीदाबाद में, और ये गए बंगाल और बांग्लादेश और थाईलैंड, इवन सिक्किम, वहां इन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का प्रचार किया कि भाई इस तरह से किसी को आवश्यकता है, आप देना चाहें, तो जो मजबूरी में है, गरीब है, इस तरह के जिनको पैसों की आवश्यकता है, वो व्यक्ति इस ट्रैप में आ जाते हैं, और वो उन व्यक्ति को ये पता नहीं रहता है कि भाई हमारे को क्या है, उनको मजबूरन मैं तो ये कह रहा हूं कि एक चीटिंग उनके साथ करके उनका अंग प्रत्यारोपण करा देते हैं। वो तैयार भी होते हैं, आते भी हैं। तो ये एक ये सिस्टम चलना चाहिए कि भाई आप रेगुलर होके, और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार के स्तर के ऊपर इस पे सर्विल जो सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस है या मॉनिटरिंग है, वो सिस्टम कमजोर रहा, इसलिए ये फेक इन्होंने वो सर्टिफिकेट देने के लिए, वो जो एक बाबू लेवल का अधिकारी है गौरव सिंह, वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाने लग गया। 2 पैसे की आमद नहीं हुई तो उसने सोचा कि ये तो काम बहुत बढ़िया, किसी ना डॉक्टर को पता लगेगा ना और कुछ है, आप दे दीजिए। लेकिन जो एडवाइजरी कमेटी एक स्टेट लेवल पे बननी चाहिए, जिसके अंदर होम हेल्थ सेक्रेटरी है, उसका चेयरपर्सन है, 2 डॉक्टर जो होते हैं जिसके अंदर के और 2 NGO के प्रतिनिधि होते हैं, वो मैंडेटरी है। बिल्कुल, वो कमेटी को इन्होंने 0 करके स्टेट लेवल की एक जो दूसरी कमेटी थी उनको मर्ज कर दिया, और मैं मतलब कोई बुरा माने तो IAS ऑफिसर्स के पास में कंट्रोल दिया। उन्होंने कहा इस कंट्रोल से बचो। आप कैसे बचते हैं? तो उसने एडवाइजरी कमेटी को डिसॉल्व करके और एक नई कमेटी बना दी, जबकि एक्ट में वो पावर्स उनको है ही नहीं। उसके बाद में जो स्टेट लेवल पे कमेटी होनी चाहिए, उसका जो उसके अंदर जो 2 डॉक्टर्स होने चाहिए, हेल्थ सेक्रेटरी होना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। अब ये सिर्फ नीचे सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि SMS अस्पताल से बनती थी। अरे भाई, SMS अस्पताल के ऊपर भी तो सुपरवाइजरी अफसर, IAS, हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, सही बात है। और ऐसे ये सब चीजें, और ये सब चीजें क्यों होती रही, जरा राजीव अरोड़ा जी भी हमारे साथ हैं। आप चेयरमैन हैं जयपुर सिटीजन फोरम के, और सर
जब बात नागरिकों की हो, उनके अधिकारों की हो, तो ये जो पूरा मुद्दा है तो सीधे तौर पर मानव अधिकारों का हनन भी इससे जुड़ता है कि किस तरह बहला फुसलाकर, और ना सिर्फ बहला फुसलाकर बल्कि धोखे में रखकर शिवानी ये पूरा चीजें हो रही हैं। आपके अनुभवों में ये सारी चीजें आई होंगी। मौजूदा प्रकरण को किस रूप में देख रहे हैं आप राजीव जी? देखिए, एनडीटीवी ने बहुत ही एक सार्थक विषय के ऊपर आपने बात शुरू करी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सबको पता है कि इस देश के अंदर लाखों व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अंगों की आवश्यकता होती है, जिसमें लिवर है, किडनी है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, टिश्यूज हैं, स्किन है। और समय समय पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार जनता से अपील करती है कि आप इस मुहिम के अंदर जुड़ें, अंगदान के संग जुड़ें। और राजस्थान के अंदर ये MFJCF जो मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम है, भावना जगवानी जी यहाँ बैठी हुई हैं, हम लोगों ने कार्यक्रम इसलिए शुरू करा था कि ये जो घटनाक्रम राजस्थान में हुआ है जी, ऐसा घटनाक्रम किसी भी प्रदेश में ना हो। जो अंगों की आवश्यकता है वो कैगिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, पहले इसको समझना जरूरी है कि कैगिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट वो है जिसमें किसी व्यक्ति का ब्रेन गैग हो जाता है, जिसकी मस्तिष्क को डॉक्टर्स कह देते हैं कि वो मृत हो गया है, अब उसमें वापस जीवन नहीं आ सकता। और वो ज्यादातर किसी दुर्घटना के कारण होता है, किसी एक्सीडेंट के कारण होता है। और ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत स्वस्थ होता है, लेकिन आकस्मिक दुर्घटना के कारण वो ब्रेन गैग हो जाता है। उसके जो अंग होते हैं वो अगर सही समय के ऊपर अगर उनको लिया जाए उनके परिवार की सहमति से और उसको प्रत्यारोपित करा जाए किसी मरीज के अंदर, तो वो सबसे ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। बिल्कुल। इसमें किसी ना तो रिश्तेदार की, ना किसी परिवार की, ना किसी दलाल की, ना कोई अंगों को खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद यहीं पर ये बड़ी भूल हो रही है, जिसकी वजह से औने पौने दाम पर दलाल बीच में घुस रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और इस तरीके की ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आप सभी से अनुरोध है, बने रहिए हमारे साथ। एक है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी NOC के मामले में जयपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसको लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। चलते हैं, मेहमानों का रुख करते हैं और जरा जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से खुलासे दर पर दर होते जा रहे हैं, क्या कुछ अब तक जानकारी मिली है वो भी हमने आपको बताया। अब चलिए हम चलते हैं, भावना जगवानी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। और भावना जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत में अंग प्रत्यारोपण को बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमने तमाम समस्याओं का जिक्र तो कर लिया है कि किस तरीके से धीरे धीरे खुलासे और होते जा रहे हैं, पुलिस को सफलता भी हाथ लग रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत में किस तरीके से इसे और बेहतर किया जा सकता है। जी शिवानी जी, एक्चुअली जैसे जब तक एक नेशनल लेवल पे एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी नहीं बनेगी, उसमें पीपल जो इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो पैशनेट है, जिनको इस सब्जेक्ट की पकड़ नहीं, जब तक ऐसे लोग जिनको इस सब्जेक्ट की पकड़ है, ऐसे लोगों को इस कमेटी में डालेंगे, तब जाके एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनेगी। जैसे राजीव अरोरा जी है, सुनील अरोरा जी है, और डॉक्टर श्रॉफ, सुनील श्रॉफ हैं, डॉक्टर GN राव है, ऐसे लोग जिनको सब्जेक्ट की पूरी पकड़ है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। बिल्कुल। पर अपने ही लोग जो इस सब्जेक्ट को पैशनेटली संभाल सकते हैं, उनकी एक हाई लेवल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बननी चाहिए, टास्क फोर्स बनना चाहिए, जो पूरे नेशनली हेड करेंगे SOPs को, सब कुछ हर एक स्टेट को मॉनिटर करेंगे। आज जो भी हो रहा है, जितना भी ऑर्गन डोनेशन हो रहा है डिजीज डोनेशन में, वो सब साउथ इंडिया में क्यों हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए रैकेट्स यहाँ पे बढ़ भी रही है, इसलिए क्योंकि एक प्रॉपर बॉडी नहीं है और जो हर चीज को कंट्रोल करे, मॉनिटर करे। तो इसमें फिर ये जो एक्ट है मैम जिसका जिक्र किया जाता है, जी राजीव जी आएंगे आपके पास भी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट जो है 1994 का, इसमें कुलदीप जी से मैं जानना चाहूंगा कि कुलदीप जी ये जो एक्ट है ये कितना कारगर है, कितना फायदा इससे हुआ, इस एक्ट के आ जाने के बाद कितनी लगाम लग पाई है इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में? इलीगल एक्टिविटीज के अंदर लगाम तो लगी है, क्योंकि अभी अगर जो भी हॉस्पिटल्स फॉलो कर रहे हैं, हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड ट्रांसप्लांट ही करते हैं। उसके अंदर अगर पेशेंट का और डोनर का अगर बाय द चांस रिलेशन प्रूव नहीं होता है,
तो फिर उसके बाद में जो है डिनाई कर दिया जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ओनली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ही जो है वो डोनेट कर सकते हैं, जिसमें मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर्स आते हैं। अगर उसके बाद में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स अगर किसी भी वजह से या तो अवेलेबल नहीं है या फिट नहीं है, तभी उसके बाद में जो है सेकंड डिग्री रिलेटिव्स को डोनेट करने की परमिशन दी जाती है। ये जो सारी चीजें हैं ये सब कुछ जो है एक्ट के अकॉर्डिंगली ही है। अगर मान लीजिए फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स नहीं है तो फिर उसके बाद में एक्सटर्नल कमेटी के पास जाना पड़ता है और वहां से हमें जो है अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके पहले जब ये सब नहीं था तो फिर उसके बाद में कुछ भी फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट था। ठीक है कुलदीप जी, आपने आपने बताया ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन राजीव जी आप माफ कीजिएगा, बिल्कुल राजीव अरोड़ा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी, मैं कह रहा था कि जैसे भावना जी बता रही हैं, हम लोगों ने इस आंदोलन को राजस्थान में बहुत चलाया कि कैरेगिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि जब सैकड़ों हजारों मृत्यु राजस्थान के अंदर होती हैं, उसके बाद साल भर में 3 या 4 केस ऑर्गन ट्रांसप्लांट के होते हैं। तो जो हॉस्पिटल्स हैं जिनको लोगों ने ट्रेनिंग दी है, जहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है, जिनको सेंसिटाइज करा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है, आप ऑर्गन डोनर बन सकते हो। उसके बाद भी ये जो एक तरीका था जिससे आपको सस्ता सुलभ ऑर्गन मिलता है, उसको पॉपुलर नहीं करा गया और सारे अस्पताल कोशिश करते रहे कि किसी भी तरीके से दलालों के माध्यम से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते रहे। अगर जितनी मृत्यु होती है उसमें से जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें 50% के भी अगर ऑर्गन लिए जाएं तो मेरे ख्याल से राजस्थान की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। लेकिन कोई भी अस्पताल, अब ये मालूम पड़ रहा है, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा मैं, लेकिन इससे मालूम पड़ता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक सोच है कि अगर कैरेगिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो मूवमेंट है, अगर ये यहाँ पे पॉपुलर हो गया तो जैसे दक्षिण भारत के अंदर सैकड़ों मरीजों को साल भर के अंदर कैरेगिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से एक्सीडेंट के कारण ऑर्गन मिलते हैं, वो मिलने शुरू हो जाएंगे, तो धंधा बंद हो जाएगा ऑर्गन खरीदने का, बेचने का और ऑर्गन को लगाने का, क्योंकि इसको लगाने से उनको पैसे नहीं मिलते हैं। और अगर किसी दलाल के माध्यम से कोई डोनर आता है तो 20 के दलाल को पैसे मिलते हैं, अस्पताल को पैसे मिलते हैं। इस चीज को रोकने की आवश्यकता है और इस तरीके के पुनीत पवित्र जो अंगदान का कार्यक्रम है उसको जो बदनाम करने का जो काम करा जा रहा है, उससे ऐसे सारे एनजीओ को धक्का लगता है जो अपना दिन रात मेहनत करके इस काम के अंदर कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपका जो टेलीविजन है और एनडीटीवी ने पूरे देश में मुहिम चलाया था कि अंगदान के प्रति प्रेरित करने के लिए, कैरेगिवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बढ़ाने के लिए, उस चीज को अभी महत्व देना चाहिए। अगर आप इसको महत्व देंगे तो ये इसकी जड़ से इस समस्या का निदान हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, अनिल कुमार जी के पास चलते हैं और अंग प्रत्यारोपण को लेकर जो टीम होती है, जो एनओसी देती है, उस समिति की बैठक नहीं होती है, बावजूद इसके दलालों की जो टीम है वो एक्टिव हो जाती है और कई सरकारी अस्पताल जिनके नाम भी अब सामने आ चुके हैं कि उन सभी की संलिप्तता इसमें थी, वो एमओयू साइन करते हैं उन दलालों के साथ और इस तरीके से अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से मरीजों को टारगेट किया जाता है, उनको लेकर आया जाता है और औने पौने दाम पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। कुल मिलाकर इतना बड़ा ये रैकेट यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जरूरत है इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशीलता से पूरी जानकारी इकट्ठा करने की। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम। मैं इस सिनेरियो में इतना है कि मजबूर आदमी का पैसे देके, लालच से या कोई धोखे से किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने के लिए तैयार करके और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता है तो ये अपराध है, ये क्राइम की श्रेणी में आता है। रिलेटिव है और उनके ब्लड रिलेशंस के अंदर है और वो ऑर्गन उनको डोनेट कर रहा है तो अपराध नहीं है, ये सिंपल सा है। लेकिन जब रिलेटिव नहीं मिलते हैं तो लोग बाग सोचते हैं कि भाई कहाँ से हम मैनेज करके और किस तरह से ये करके लेके आए। मैं इस पूरे मामले के अंदर ऐसा सामने दिखाई दे रहा है कि जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो इस सब से, इस लेकुना से, इस रूल्स रेगुलेशन से बचना चाहते हैं। वो अपनी स्किन सेविंग करना चाहते हैं। हाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी हो और अपन जिम्मेदारी भी नहीं ले, तो
तो उस जिम्मेदारी से बचने के लिए या तो जैसा भावना जी बता रही थी कि नेशनल लेवल पे, नेशनल नहीं, ये तो स्टेट लेवल के ऊपर भी अगर कोई ऐसी कमेटी बना दी जाए जो वॉलंटरली, जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं या जो एनजीओ चलाते हैं, उनको, डॉक्टर्स को तो देखो टाइम ही नहीं मिलता है, वो इस तरह का वेरिफिकेशन करने में अपना समय क्यों बिगाड़ेंगे। सुबह से लेकर शाम तक हॉस्पिटल जाते हैं, शाम को उनके पेशेंट्स आ जाते हैं, उनको देखते हैं, तो टाइम कहाँ मिलता है डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर तो इतना बिजी है और आप ही उनको एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें काम में लगा देते हो, तो वो उसके अंदर वो डरता है, तो वो इसको ना फुलफिल कर पाता है रूल्स रेगुलेशंस को, ना उसकी इच्छा है। आप जबरदस्ती उसके ऊपर थोप रहे हो कि नहीं ये रूल्स रेगुलेशंस इस एक्ट के तहत ये आप पालना कराएंगे। आप इसके लिए एक अलग बॉडी बना दीजिए ताकि वो बॉडी काम ही यही करे, वो ऑन वेबसाइट जो ऑनलाइन इसका वो हो रजिस्ट्रेशन, और उसके अंदर वो जो भी देने वाला है लेने वाला उसका वेरिफिकेशन वो बॉडी करती रहे, उनको ओके करती रहे। सर्जन का क्या दोष, सर्जन तो अस्पताल के अंदर जो सर्टिफिकेट लेके आता है उसका कर देता। अब सर्जन भी इसके अंदर 120 में आएगा, तो ये जो कानून में अपराध है वो भी उसका कहीं ना कहीं भागीदार है कि भाई आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया, आपने कैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया। और फिर इसके अंदर पैसा, ये दलाल वगैरह बीच में आते हैं, तो ये इसको एक गंभीर मामला बना देते हैं। और वैसे गंभीर है भी, अगर आप किसी को लालच से या भय से या डर के या कोई पैसे दे के उसके मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, उसके साथ चीटिंग कर रहे हो, तो इससे बड़ा अपराध भी नहीं हो सकता। तो एक्ट तो सही है, लेकिन एक्ट के अंदर जो रेगुलेशंस या उसके रूल्स को फॉलो करने वाले हैं उसमें दिक्कत आ रही है। मैं इतना ही समझ पाया है, बाकी ये बहुत पुनीत काम है, सरकार के लिए अंगदान करिए। और ये जो उन्होंने बताया कि ये तो कैडेवर रोज आते हैं लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो ये एक स्पेशली अलग ही वो हो जिससे कि जो सर्विंग डॉक्टर्स है या सर्विंग जो स्टाफ है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है या उसको इतना समय नहीं है, तो वो अगर कंप्लीट कर दे तो वो डॉक्टर्स ऑपरेशन कर देंगे। इसमें कोई ऐसे बड़ी बात भी नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, उसको रेगुलेट करने की बात है, उसको इजी करने की बात है। एक ही उसमें अगर ब्लड रिलेशन वाला है तो वो अपराध नहीं है, और ब्लड रिलेशन के अलावा डोनेट कर रहा तो अपराध है। तो देखिए कितना सा हेयर लाइन एक फर्क है। तो जब ये बिना जो नॉन रिलेटिव है सर, जब वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है, कुलदीप जी, जब नॉन रिलेटिव ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है तो उसका ऑर्गन उस व्यक्ति को तो मिलेगा नहीं फिर जिसको जरूरत है, तो फिर वो ऑर्गन जाता कहाँ है, इसको कहाँ, अगर बॉडी में यूज नहीं होता ऑर्गन तो फिर और कहाँ यूज किए जाते हैं ऑर्गन? और कहाँ यूज किए जाते हैं, जो मान लो एक नेचुरल कोर्स में डेथ हो जाती है तो उस बॉडी के साथ चले जाते हैं, कोई उसको डोनेट ही नहीं करते हैं, ना कोई उसके ऊपर ध्यान दिया जाता। मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, मेडिकली क्या और भी कुछ यूज इनका है क्या? कुलदीप जी से मैं जानना चाह रहा हूँ। कुलदीप जी, मेडिकली कुछ और भी इनका यूज है क्या? नहीं, मेडिकली उसके बाद भी तो कोई भी यूज नहीं है। आप समझिए, अगर कोई भी पेशेंट जो है, चाहे वो अपना नेचुरल डेथ से एक्सपायर हो रहा है या फिर कोई भी जो है पेशेंट ब्रेन डेथ है, अगर एक बार पेशेंट एक्सपायर कर जाता है हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स जो है उसके बॉडी को जो है उनको बॉडी को हैंड ओवर कर दिया जाता है और कभी भी ऑर्गन रिट्रीवल नहीं होता है। हाँ। देखिए, अगर हमें ये जो है ये जितना भी चल रहा है ऑर्गन ट्रैफिकिंग का सिस्टम, अगर इसके ऊपर कंट्रोल लाना है तो गवर्नमेंट को ऑर्गन डोनेशन कैंपेन को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए कमेटी बनानी होगी जिससे कि वहां से ऑथराइज पर्सन हॉस्पिटल्स में आ सके और उसके बाद में जो भी आईसीयू के अंदर डॉक्टर्स हैं, वहां पे जो टीम है, उनके वहां पे जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनको काउंसिल कर सके कि ऑर्गन डोनेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। उसकी वजह से जितने भी हमारी कैडेवर डोनेशन है वो बहुत ज्यादा। नहीं, तो इसमें एक समझने का मैं ये दरअसल चाह रहा था कि जिस तरह एनिमल की जो बॉडीज होती हैं या एनिमल के जो ऑर्गन्स होते हैं, एनिमल नहीं, मैं एनिमल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। समझिए, जैसे कि कोई पेशेंट है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद में उसको ब्रेन में सीवियर इंजरी हुई है, पेशेंट की सांसें चल रही हैं, वो वेंटिलेटर पे है, बट उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में
ब्रेन डेड अगर घोषित किया जाता है तो उसके बाद में जो है पेशेंट के ऑर्गन रिट्रीव किए जा सकते हैं। उसको हम डिजीज डोनर या फिर कैडेवर डोनर बोलते हैं। इसमें एनिमल का कहीं पे भी कोई लिंक नहीं है। ठीक है, एक बार भावना जी के पास चलते हैं। भावना जी, अनिल जी ने जैसा कि बताया कि इतना वक्त नहीं होता है सर्जन के पास कि वो वेरीफाई करे, उसका काम है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है अस्पताल की। जब तक वेरीफाई नहीं होता है तब तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर अनुमति नहीं दी जाती है। इसमें कितनी बड़ी भूमिका अस्पतालों की है और क्या सुधार करने की और ज्यादा जरूरत है? पहली बात तो हमें ACS मैम शुभ्रा सिंह जी जो है हेल्थ सेक्रेटरी, उन्हें हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनके आने से उनने ये देखा कि ये कुछ सिस्टम में गड़बड़ चल रहा है, तो उन्हें ACB को इन्फॉर्म किया। और कोई शायद ऑफिसर्स होते हैं तो वो अंडर द कार्पेट ब्रश ऑफ कर देते कि कौन इतना हेडेक लेगा। तो ये उतने मतलब बहुत उनकी हिम्मत है कि इतना बड़ा काम हाथ में ले लिया, और वो बिल्कुल फॉलो अप कर रही है। और जो भी अभी जो काम गौरव सिंह कर रहे थे वो अभी ऑनलाइन पे कर रहे हैं, मतलब पूरा सिस्टम को SOPs पे लाके ऑनलाइन पे ले रहे हैं, जैसे पूरी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, कोई यानी लूप होल नहीं बचे जिससे ये रैकेट बन सके दोबारा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है बाय राजस्थान गवर्नमेंट, बाय हेल्थ डिपार्टमेंट, एंड आई थिंक काफी मेहनत कर रहे हैं उस पे कि ये सिस्टम बिल्कुल एक वन टाइम यानी जैसे एक सिंगल विंडो पे आ जाए, उसके बाद सीधा वो ऑथराइजेशन कमेटी के पास आ जाए। ऑथराइजेशन कमेटी भी डॉक्टर राजीव बगरता ने बहुत अच्छे से एक्ट को पढ़ के ये समझ गए हैं कि अगर कोई समझो आगरा से पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे दुर्लभ जी में ट्रांसप्लांट कराने, तो उनका NOC वहां पे ही यूपी में ही लिया जाएगा। दे डोंट हैव टू कम हियर। अभी तक देयर वाज chaos एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, और इसका फायदा इन लोग ने उठा लिया। अभी उनने डॉक्टर बगरता ने पूरे एक्ट्स को पढ़ के सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, एंड आई थिंक द फ्यूचर विल बी मच बेटर। फिर भी आई वुड से कि जो डिजीज डोनेशन प्रोग्राम है, जो ब्रेन डेथ से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि ब्रेन डेथ ऑडिट हो जाए, पर अभी तक वो लागू नहीं हो रही है, इसीलिए ये सब गड़बड़े हो रही है। तो अगर जो चीज मैंडेटरी है, जैसे ब्रेन डेथ की ऑडिट करना हर डेली, अगर वो सिस्टम में आ जाए तो वैसे ही बहुत ऑर्गन्स मिल जाएंगे जो हमको ये चोरी फिर बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। राजीव जी के पास एक बार चलते हैं। राजीव जी, ये तमाम समाधान है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन पूरे देश में ये रैकेट चल रहा है। सबसे बड़ा केंद्र इस वक्त जयपुर है, क्योंकि जयपुर के कई अस्पतालों के नाम सामने आ चुके हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इसमें संलिप्त हैं, उनके भी नाम सामने आ चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और पड़ोसी देशों से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने के लिए लोगों को लाया जा रहा है और उनको पैसे की लालच भी दी जा रही है। इतना बड़ा ये गैंग चल रहा है, लेकिन इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है और उसकी भनक प्रशासन को नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी संलिप्तता इसमें अस्पतालों की भी एक बड़ी संलिप्तता कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल है जहां पर लोग इलाज करने आते हैं, एक विश्वास होता है, लेकिन बावजूद इसके ये एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं इसको। देखिए, जो मेरे मित्र हैं अनिल गोठवाल जी और भावना जी ने जो दो बात कही, उसमें सबसे बड़ा महत्व इस बात का है कि अस्पतालों को परमिशन राज्य सरकार द्वारा दी गई कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट आप कर रहे हैं उसके लिए एक अथॉरिटी बननी चाहिए, उसके पास हर ऐसा केस आए जिससे जो बताए कि हमारे यहाँ लिवर या किडनी का ट्रांसप्लांट होना है, और वो जो ऑर्गन की जो हार्वेस्टिंग है, इसको ऑर्गन की हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ऑर्गन आएगा कहाँ से, वो जायज तरीके से आया गया है, इस बात को अगर वो कमेटी अप्रूव करती है उसके बाद ही ट्रांसप्लांट हो सके तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। किसी भी अस्पताल के अंदर जब कोई केस आता है और जब ट्रांसप्लांट होता है वो कहते हैं कि हमारे एक जेन्युइन केस है और हम उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, इसका ऑर्गन उसका रिश्तेदार दे रहा है जैसे गोठवाल जी ने बताया, या हमको
किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम किसी ब्रेन डेथ से ले रहे हैं, ये 2 तरीके से ही खाली आ सकता है, जिसको जायज कहा जाता है तो उसको परमिशन मिल जाएगी। अगर कोई दूसरे तरीके से आता है तो उसकी जांच होगी, वो कहेगा मेरे रिश्तेदार है, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा मैं रिश्तेदार हूँ क्या। अगर ये सुपरवाइजरी मॉडल चालू हो जाएगा, इससे ब्यूरोक्रेसी डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन अगर लोग बात समझेंगे नहीं, अपना ये जो डॉक्टर्स को जो भगवान मानते हैं, ये जो पुण्य पेशा है, इसकी गरिमा के ऊपर अगर ठेस पहुंचेगी तो इस तरीके की सुपरवाइजरी बॉडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही सिस्टम सही हो सकता है। और जैसा भावना जी बता रही है, शायद राज्य सरकार इसको बहुत सीरियसली ले रही है, लेकिन इसको सीरियसली लागू हो पाए, उसको हम क्रियान्वित कर पाए। कानून तो बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है, अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, पड़ोसी देश से कैसे कनेक्शन जुड़ा और क्यों उन्हीं डोनर्स को टारगेट करने की कोशिश ये दलाल कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इंडिया के अंदर अगर उनको होगा तो वो महंगा होगा, वो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को जानता है। बांग्लादेश है, म्यांमार या उनका है, तो उनको वो और सस्ते के अंदर लेके आ सकता, जैसा कि अखबारों के अंदर पढ़ने को मिल रहा है। 4-5 लाख रुपए उस डोनर को मिलते हैं, बाकी का पैसा दलालों में और जो मीडियम है या हॉस्पिटल में पड़ जाता है। तो वहां 4-5 लाख में अगर मान लो इंडिया का या यहाँ का या जयपुर का मिलेगा, पहली बात तो जयपुर का नकली कोई बनेगा भी नहीं, इस तरह से कोई अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं करेगा। स्टेट में जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो ये बाहर के जो वो गरीबी में, मजबूरी में, लालच में इसके अंदर आ जाते हैं और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, इसलिए वहां से इनको मिलता है। अदरवाइज तो ये इजी जो है वो टारगेट करते हैं कि भाई वहां इजी मिल जाएगा, वहां से लाके यहाँ करा देंगे। तो ये एक MOU का जो प्रोसेस है, एक्ट के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है, उसको ये एक फॉर्मेलिटी के लिए फॉलो करते हैं और ये सारा सब कुछ हो रहा है। मेरा ऐसा है मानना कि इसका कहीं ना कहीं अगर आप जितनी बड़े लेवल के ऊपर कमेटी बनाओगे ना, जितनी बड़े लेवल पे, उसमें उतने ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और वो आएंगे। इनको इवन मैं तो ये कह रहा हूँ कि तहसील लेवल, पंचायत लेवल, सब डिवीजन लेवल, इस लेवल। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।